Now to the latest trend that's sweeping the internet, the skyrocketing prices for digital art. $69 million. Wow. There's the reality. 10 सेकंड की क्लिप को $6.6 मिलियन यानी तकरीबन 48 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। Cat with the body of a Pop-Tart selling for 300 each. There's some super strange stuff happening online right now. अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप एक्चुअली अपने मीम से पैसे कमा सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे? What's behind this latest craze? That is the question to ask. ये है जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के सीईओ है और इन्होंने ही ट्विटर पे पहली बार ट्वीट किया था, जो ट्वीट हाल ही में $2,915,835 में बिका, कि होता है 21.5 करोड़ इंडियन रुपीस। और सिर्फ ये ट्वीट ही नहीं बल्कि ये एक न्यान कैट मीम है जिसके यूट्यूब पर 18 मिलियन व्यूज़ है, वो भी हाल ही में ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपीस में बिका। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो गई जब एक सिंगल जेपेग फाइल जो कि एक कलेक्शन है डिजिटल आर्ट्स का, जो कि डिजिटल आर्टिस्ट बीपल ने बनाई है, वो लास्ट मंथ $69 मिलियन की बिकी, यानी कि 500 करोड़ इंडियन रुपीस। इनके अलावा प्राइवेट कंपनीज जैसे कि NBA अपने बास्केटबॉल मैचेस के कुछ मोमेंट्स को हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में बेच रही है। ये जो भी चीज़ें सेल हुई है ये सभी अलग अलग प्रकार के डिजिटल आर्ट्स है। अब आप लोग पूछोगे कि ये चीज़ें बेची या फिर खरीदी कैसे गई, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको समझना होगा इन 3 लेटर्स को, जो है NFT। अब ये NFT क्या है? ये जो NFT है इसकी शुरुआत हुई 2017 में एक गेम के द्वारा जिसका नाम है क्रिप्टोकिटीज। अब ये जो गेम है इसमें एक प्लेयर अलग अलग तरह के किटीज़ को खरीद सकता है, उन्हें ब्रीड कर सकता है या फिर उन्हें बेच सकता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है पोकेमॉन के कॉन्सेप्ट पे, और इससे हम लोग पोकेमॉन कार्ड्स का एक डिजिटल या वर्चुअल वर्जन भी कह सकते हैं। जैसे कि इस कैट का नाम है ड्रैगन या फिर क्रिप्टोकिटी 896775, जिसको $172,000 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.3 करोड़ में बेचा गया। NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन्स, जिसमें हम लोग पहले बात करते हैं नॉन फंजिबल के बारे में। आसान शब्दों में कहूँ तो फंजिबल का मतलब होता है रिप्लेसेबल, तो ऑब्वियसली नॉन फंजिबल का मतलब होगा नॉन रिप्लेसेबल। जैसे कि ये चिप्स का पैकेट एक फंजिबल थिंग है क्योंकि इसकी बहुत सी कॉपीज़ अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इसको अगर कंपेयर करें मोनालिसा से वो नॉन फंजिबल है क्योंकि लियोनार्डो दा विंची ने जो ओरिजिनल पेंटिंग बनाई थी वो सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया में। और जो नॉन फंजिबल चीज़ें होती है वो फंजिबल चीज़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। अब टोकन्स जो होते हैं वो एक प्रकार के डिजिटल एसेट्स होते हैं। अब बेसिकली एसेट्स 4 तरह के हो सकते हैं, फिजिकल और फंजिबल, डिजिटल फंजिबल, फिर फिजिकल नॉन फंजिबल और डिजिटल नॉन फंजिबल। फिजिकल फंजिबल चीज़ें होती है करेंसीज या फिर रेगुलर कोमोडिटीज़, और डिजिटल फंजिबल चीज़ें होती है क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन या फिर इथीरियम। फिर फिजिकल नॉन फंजिबल चीज़ कोई प्रॉपर्टी, कोई ओनरशिप जो फिजिकली अवेलेबल है वो होती है, और डिजिटल नॉन फंजिबल चीज़ें कोई डिजिटल आर्ट या क्रिप्टो गेम हो सकता है, और वही NFTs होती है। अब ये डिजिटल टोकन्स काम कैसे करते हैं इन्हें समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा ब्लॉकचेन को। तो ब्लॉकचेन थोड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको हम लोग खाली डेफिनेशन पढ़ के नहीं समझ सकते। इसकी डेफिनेशन में कई ऐसे टर्म्स होंगे जो हम लोग को समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए ब्लॉकचेन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा और उससे एज सिंपल एज पॉसिबल ब्लॉकचेन को समझाने की कोशिश करूँगा। तो सपोज़ एक आदमी है रॉबर्ट जिसको खाने हैं हॉट डॉग्स, तो एक रेस्टोरेंट में जाता है जिसका ओनर है रोहन, और वो उसको 2 हॉट डॉग्स के 300 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो हमारे रॉबर्ट भैया कैश यूज़ नहीं करते, वो निकालते हैं अपने डेबिट कार्ड और स्वाइप करते हैं। तो जैसे ही रॉबर्ट स्वाइप करता है वैसे ही एक मैसेज जाता है उसके बैंक पे। तो बैंक को पता चलता है कि रॉबर्ट जिसका अकाउंट है बैंक ए में वो 300 रुपये खर्च करना चाहता है, जो पैसे जाएंगे रोहन के बैंक। यही प्रोसेस बैंक्स में पूरा दिन होता रहता है जो इसको एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाते हैं, और इसी वजह से बैंक के पास सारा डेटा रहता है जो भी मनी तुम्हारे बैंक अकाउंट में आती या फिर जाती है। तो जैसे ही रॉबर्ट कार्ड स्वाइप करता है बैंक
के पास ये डिटेल जाती है और वो देखते हैं कि रॉबर्ट के अकाउंट में 7,000 रुपीज़ है, तो वो 300 रुपीज़ रोहन के अकाउंट में डाल सकते हैं और इस तरीके से वो 300 रुपीज़ रोहन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब लोगों ने सोचा कि क्या ये सारा प्रोसेस बिना बैंक के एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में हो सकता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट बनाया गया। अब सपोज हम लोग एक ऐसे टाइम में चलते हैं जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज बहुत कॉमन हो जाएगी, तो क्योंकि NFTs में इथीरियम क्रिप्टो करेंसी यूज़ होती है, तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि रोहन अपने रेस्टोरेंट में इथीरियम क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करते हैं। तो अब डेबिट कार्ड की जगह रॉबर्ट मोस्ट प्रोबेबली अपना मोबाइल निकालेगा और उसमें कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन में जाके इस इथीरियम का ट्रांसफ़र करेगा, और जैसे ही रॉबर्ट 10 ETH पे करता है तो इस बार वो बैंक में कोई मैसेज नहीं जाता है, बल्कि ये जाता है लाखों कंप्यूटर्स में जो एक पीयर टू पीयर नेटवर्क में पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये इंटरनेट के द्वारा किसी के भी प्राइवेट कंप्यूटर के अंदर जो कि हर एक सिंगल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख रहे हैं। अब ये जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो सब चेक करेंगे कि क्या रॉबर्ट के पास 10 ETH से ज़्यादा है, और अगर ये होगा तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। अब जो 10 ETH है वो रॉबर्ट के अकाउंट से रोहन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, और ये रिकॉर्ड जो है ये अब हर एक कंप्यूटर को पता है, और ये अब सारे कंप्यूटर का एक मैटर है कि रोहन के पास 10 ETH एक्स्ट्रा आ चुके हैं। और यही है ब्लॉकचेन। जब भी एक ट्रांजैक्शन होती है एक ब्लॉक हर एक कंप्यूटर में ऐड हो जाता है, और उस ब्लॉकचेन को चेंज करने के लिए सारी प्रीवियस चेन्स को चेंज करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और उसके अलावा वो एक कंप्यूटर से नहीं बल्कि सारे कंप्यूटर नेटवर्क से करना पड़ता है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये इरिवर्सिबल है और ये पूरी तरीके से सिक्योर रहे, इसीलिए एक स्पेशल डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ किया जाता है, जो कि मिक्सचर होता है तुम्हारे खुद के एक प्राइवेट की का और एक ट्रांजैक्शन नंबर का, जो कि बाइनरी नंबर से बनता है, वर उसमें 4 बिलियन से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब यही चीज़ NFT में होती है, बस ट्रांजैक्शन क्राइटेरिया हम सारे कंप्यूटर्स इतना ही देखते हैं कि बायर के पास इतने वर्थ ऑफ क्रिप्टो कॉइन्स, या फिर NFT के केस में कहें तो इथीरियम। और इसी तरीके से विघ्नेश सुंदरेशन ने $69 मिलियन वर्थ के इथीरियम यानी कि ऑलमोस्ट 24,300 ETH यूज़ करके बीपल के डिजिटल आर्टवर्क का एक ओनरशिप का सर्टिफिकेट ले लिया, यानी कि वो आर्टवर्क अब उसका है। अब ये NFT के यूजेस क्या हैं? ये आर्टिस्ट के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये उसको अपने वर्क के लिए मनी और स्टेटस दोनों देते हैं। इसके अलावा आर्टिस्ट को मिलती है रॉयल्टी, जैसे कि बीपल का आर्टवर्क जब भी कभी बेचा जाएगा तो उसको 10% रॉयल्टी मिलेगी। आर्टिस्ट्स का तो समझ में आता है, लेकिन कोई भी बायर करोड़ों रुपए कोई ऐसी चीज़ के लिए क्यों देगा जो कि फिजिकल भी नहीं है? तो इधर ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल देखने मिलता है। ओके, तो जब एक इंसान के पास इनफ मनी होती है अपनी बेसिक नीड्स के लिए, तो वो भागता है एक्सक्लूसिवनेस के लिए। पुराने टाइम में वो कोई महंगी कार या फिर महंगा घर हो सकता है, लेकिन आज के दिन कोई महंगी कार या घर लेने से स्पॉटलाइट नहीं मिलती है। इसीलिए शौकीन बिलियनियर्स कोई ऐसी चीज़ लेना पसंद करते हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर है और एक इतनी महंगी चीज़ कहलाने के लिए अनकॉमन है। कुछ मिलियनियर्स तो बस शौक के लिए और उस एक्सक्लूसिविटी वाली फीलिंग के लिए इनको खरीद ले, लेकिन यहाँ पे दूसरे लोग वो हो सकते हैं जो कि हैं इन्वेस्टर्स, जो कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वेबलन गुड्स का। यूजुअली जब भी कोई भी चीज़ की प्राइस घटती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होने लग जाती है। जैसे कि अगर इस लैपटॉप की प्राइस घट जाएगी तो ज़्यादा लोग चाहेंगे इसे खरीदने। लेकिन वेबलन गुड्स के साथ कुछ अलग होता है। ये लग्जरी आइटम्स होते हैं जिनकी जितनी प्राइस इंक्रीज होगी उतना ही लोग उसे चाहेंगे, और जितना रेयर होगा उतनी ही उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। और हाँ, ये NFTs अब हमारे इंडिया में भी आ गई है। जैसे कि ये अमृतपाल सिंह की डिजिटल आर्ट है जो कि 8 ETH में बेची गई, यानी कि 14 लाख रुपीज़, और ऐसी कई डिजिटल आर्ट्स इन्होंने बेची। इसके अलावा म्यूज़िक आर्टिस्ट न्यूक्लिया ने भी एक 12 सेकंड की क्लिप बनाई NFT के ज़रिए बेचने के लिए। और इन सभी के अलावा खुद इलॉन मस्क इस NFT के ऊपर बने हुए गाने को खुद NFT से ही बेचने वाले हैं। इन सभी के अलावा NFTs के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि जो NFTs होती है वो इथीरियम ब्लॉकचेन में स्टोर होती है,
और ये जो इथीरियम होता है ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम ये इसका एक एस्टिमेट लगाया गया है कि अप्रैल 2021 में 33 टेरावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये आती है पावर प्लांट्स से, जब फॉसल फ्यूल्स बर्न किए जाते हैं। तो ये एक और कारण हो सकता है बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग का, और ये हमारे एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ही डाल रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि NFT अभी एक बबल है जो कभी भी बर्स्ट हो सकते हैं, यानी कि ये इन्वेस्टर्स के लिए ख़तरनाक है क्योंकि इसकी प्राइसेस बहुत कम भी हो सकती है। और इसी के साथ साथ मैं भी यही कहना चाहूँगा कि किसी भी आम इंसान को अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और क्या पता NFT सच में एक बबल की तरह बर्स्ट हो जाए, लेकिन ये एक बहुत ही कमाल की इनोवेशन है जो फ्यूचर को कहीं ना कहीं बदलने का काम करेगी।